घबराओ तो बाहर निकल आना, मैं तुम्हारी ग़िज़ा का बंदोबस्त कर दूंगा। उसने मेरे जवाब का इंतजार भी नहीं किया और बाहर निकल गया। एक लम्हे के लिए तो मैंने सोचा कि यहाँ रुके बगैर वापस चला जाऊं, किसी और जमीन को तलाश करूं जहां कम अज कम बेहतर लोग हों। लेकिन इस घनाउने शख्स ने एक नाम लिया था, शाहूका। ये क्या चीज है और उसे देख लिया जाए। मुमकिन है ये कोई दिलचस्प चीज निकल आए। अब यहाँ आया था तो थोड़ी देर और रुक जाऊं। वैसे इन लोगों के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात और सही। बस्ती में किसी लड़की की तलाश का काम किया जा सकता था और हसूल भी मुश्किल नहीं था, लेकिन इसके लिए भी दिल नहीं चाहा और थोड़ी देर के बाद मैं वापस उसी गार में पहुंच गया जहां मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। फिर मैंने वक्त गुजारी के लिए वो गार देखना शुरू कर दिया, लेकिन पूरे गार में तूफा की हिकमत तलाश करता रहा। कोई भी चीज ढंग की नहीं थी। किसी चीज से एहसास नहीं होता था कि तूफा किस खास हैसियत या सलाहियत का मालिक है। न जाने उसने इन गधों को किस तरह बेवकूफ बना रखा था। थक हार कर एक जगह बैठ गया मैं। वैसे मैंने तय कर लिया था कि इन बदबूदार गारों में तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। अगर यहाँ वाकई दिलचस्पी की कोई सूरत न निकली तो यहाँ से आगे बढ़कर देखूंगा। इसके अलावा अगर मुमकिन हो सका तो शाहूका के बारे में मालूमात हासिल करूंगा। बहुत देर नहीं गुजरी थी कि ऊपर दस्तक सुनाई दी। फिर तूफा के पाँव नजर आए। वो गार में उतर रहा था और फिर वो मेरे सामने आ गया। उसके कंधे पर कुछ लदा हुआ था जिसे उसने भद से मेरे सामने फेंक दिया और मैं इन चीजों को देखकर हैरान रह गया। इनमें एक इंसानी रान थी और दो बाजू थे। दोनों बाजू एक ही रुख के थे, गोया दो आदमियों के थे। ये क्या है तूफा? मैंने ताज्जुब से पूछा। बाजुओं को देखकर अंदाजा होता था कि इन्हें काटा नहीं गया बल्कि उखाड़ा गया है, क्योंकि बेतरतीब गोश्त ऐसा ही नजर आ रहा था। खाना मुझे इतने खाने की जरूरत नहीं पेश आती, लेकिन चूंकि गोचा था इसलिए मैंने तुम्हारे ख्याल से ज्यादा हासिल कर लिया, क्योंकि ये कभी कभी मिलता है। गोचा? मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ, यानी इंसानी गोश्त है। ओह, लेकिन तुम ये गोश्त कहाँ से लाए? सिंघाना के शिकार थे। इत्तेफाक से सिर्फ 2 मरे थे, चंद जख्मी हैं। मुमकिन है बाद में कुछ और मर जाएं। लोगों में काफी झगड़ा हो रहा था। सब कोचा हासिल करना चाहते थे, लेकिन भला 2 आदमी किस किस के हिस्से में आते और फिर मैंने ज्यादा कोचे ले लिए। भला कौन बोलता? बेशुमार लोगों के हाथ तो एक बोटी भी नहीं आ सकी। तोहफा हंस पड़ा। मैंने एक गहरी सांस ली थी। चलो तुम अपना हिस्सा हासिल कर लो, दे लो, अपना पेट भर लो। उसने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए कहा। ठीक है तूफा, तुम खा लो, मुझे अभी भूख नहीं है। ओह, तब तो तुम इसमें से अपना हिस्सा अलग रख लो, जब दिल चाहे खा लेना, उसने कहा और खुद एक इंसानी बाजू उठाकर उसे दांतों से भंपोड़ने लगा। मैंने उसकी तरफ से तवज्जो हटा ली थी। फिर गहरी रात हो गई और मैं गार से बाहर निकल आया। तोहफा भी खा पीकर गार से बाहर निकल गया था। मैं इस जगह से इतना बेजार हो गया था कि वहां से दूर निकल आया। रुख बस्ती की तरफ ही था और रफ्तार बहुत सुस्त थी। काफी फासला तय करने के बाद मैं बस्ती के करीब जा पहुंचा, लेकिन अचानक मुझे ठिठक जाना पड़ा। अचानक ही मैंने बहुत सी बनबनाहटें सुनी थी और ये आवाजें एक पहाड़ी के अक्कब से आ रही थी। यूं लग रहा था जैसे बहुत से लोग भींची भींची आवाजों में बोल रहे हूं। मैं ताज्जुब से आंखें फाड़ने लगा और फिर तेजी से उस पहाड़ के दूसरी जानिब लपका। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला था। पहाड़ी के दूसरी जानिब शायद पूरी बस्ती उमड़ाई थी। इन लोगों ने एक दायरा बनाया हुआ था और दरमियान में इस हाथी की लाश रखी थी जिसे मैंने हलाक किया था। न जाने वो किस तरह इसे उठाकर यहाँ ले आए थे। बहुत से लोग पहाड़ी पर जगह जगह मौजूद थे। यूं लग रहा था जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। फिर आहिस्ता आहिस्ता चांद उभरने लगा और लोगों में बेचैनी सी फैल गई। फिर चांद पूरी तरह उभर आया और उसके साथ ही नंग धड़ंग वैशी उछलने कूदने लगे। इसके साथ ही लकड़ी के तने भी बजाए जाने लगे। सदियों पुराना वहशियाना रक्स था, लेकिन बहुत अजीब लग रहा था। इस उछल कूद की वजह मेरी समझ में नहीं आई थी। चुनाचे मैंने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई। मुमकिन है कोई तनहा मिल जाए और मैं उससे इस सिलसिले में मालूमात हासिल करूं। और फिर मेरी निगाह एक स्याफाम लड़की पर जा पड़ी। चांदनी में उसका स्याह बदन चमक रहा था। जवानी की सरमस्तियों से भरपूर, स्याह बाल पूरी कमर ढांपे हुए थे और वहशियों की इस बस्ती में मेरी वहशत भी ओत कर आई। दफतन मेरे ज़हन में ख्याल आया था और मैं फौरी तौर पर इस पर अमल करने के लिए भी तैयार हो गया। मैंने इधर उधर देखा और फिर दबे पांव लड़की की तरफ बढ़ने लगा। फिर उसके करीब पहुंचकर मैंने एक हाथ उसकी कमर में डाला और दूसरा उसके मुंह पर जमा दिया और फिर मैं उसे इत्मीनान से उठाए हुए वापस पलट पड़ा। लड़की हत्तुल मकदूर मुदाफत कर रही थी, लेकिन मेरी गिरफ्त में उसकी क्या चलती। चुनाचे में उसे उठाए हुए पहाड़ी के दूसरी तरफ ले आया और फिर एक बड़ी सी चट्टान के कम में ले गया। यहाँ लाकर मैंने उसे जमीन पर लिटा दिया, लेकिन लड़की तड़प कर खड़ी हो गई थी। फिर उसने मुतहय्यराना अंदाज में मेरी तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में खौफ उमड़ा। सोबो, वो आहिस्ता से बोली। ओह, तो तुम मेरा नाम जानती हो? मैंने कहा। हाँ, किस तरह? अश ने बताया था। ओह, अश तुम्हारी दोस्त? हाँ, उसने जवाब दिया। ठीक, क्या तुम मुझसे खौफजदा हो? मैंने पूछा। हाँ, क्यों? तुमने सिंघाना को हलाक कर दिया है।
ओह, तो इसमें खौफजदा होने की क्या बात है? मैंने तुम्हारे साथ हमदर्दी की थी। बड़े नाशुक्रे हो तुम लोग। वह मुझे भी हलाक कर सकता था, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, सिर्फ तुम लोगों की जान बचाने के लिए, और तुम उल्टा मुझसे नफरत करने लगे। लेकिन सिंघाना की मौत तबाही लाती है। यह तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तुम इस तबाही को पसंद करते हो जो तुम पर आ चुकी थी, और इस तबाही से खौफजदा हो जो अभी नहीं आई। लेकिन सिंघाना की मौत रंग लाएगी, कोई तबाही नहीं आएगी। मैं तुम्हारे लिए इस तबाही को रोक दूंगा। ओह, पानी का इंतकाम बहुत खौफनाक होता है। पानी से कोई नहीं लड़ सकता। लड़की ने खौफजदा अंदाज में कहा, मैं यहाँ इसीलिए रुक गया हूँ, तुम देखना कोई तबाही नहीं आएगी। क्या तुम देवता हो? नहीं, लेकिन तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हो, मैंने जवाब दिया। क्यों? हम क्यों बेवकूफ़ हैं? इसलिए कि खामखा वहम का सहारा लेकर अपने मौसम के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। बड़े यही कहते हैं, मैं क्या करूं? कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कुछ नहीं होगा। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि पूरी बस्ती के लोग यहाँ जमा क्यों हैं? हाँ, इस वक्त जो कोई भी अपने ठिकाने पर होगा वो बुरी तरह मारा जाएगा। सारी तबाही उसी पर आएगी, उसने जवाब दिया। क्यों? इसलिए कि वो देवताओं से मुआफ़ी नहीं मांगेगा। किस बात की मुआफ़ी? सिंघाना की मौत की। सारी रात लोग इबादत करेंगे और देवताओं की खुशामद करेंगे, कोई इन पर तबाही नाजल न करें। सिंघाना की मौत में इनका कोई कसूर नहीं है। ओह, तो ये सब इसलिए यहाँ जमा हुए हैं। खां बस्ती में सब बेचैन है, इसकी लाश यहाँ क्यों उठा कर लाए हैं? दुआओं के इख्तिताम पर वो सिंघाना का गोश्त आपस में तकसीम कर लेंगे और इसे खाएंगे। हाँ, इससे बहुत सी बीमारियां दूर हो जाएंगी। मैं भी इसीलिए आई हूँ, लेकिन वो एक ठंडी सांस लेकर खामोश होगी। लेकिन क्या? मैं हमेशा ही पीछे रह जाती हूँ, शिकार भी नहीं कर पाती, और ऐसा कोई मामला हो तब भी मेरे हिस्से में कुछ नहीं आता। न जाने कब से भूखी हूँ, अब तो जिस्म में जान भी नहीं रही है। तुम यकीन करो, दरख्तों के पत्ते खा खा कर गुजारा कर रही हूँ। और तो सिंघाना का गोश्त तकसीम किया जाएगा? नहीं, दुआ खत्म होते वो इस पर टूट पड़ेंगे और फिर ताकतवर लोगों के हाथ बहुत कुछ लगेगा, और जो कमजोर होंगे वो हाथ मलते रह जाएंगे। तुम्हारे माँ बाप नहीं है? हैं? उसने जवाब दिया। वो तुम्हें खाने को नहीं देते। वो क्यों देंगे? मैं अब छोटी तो नहीं हूं कि वो अपना शिकार मुझे देंगे। खा तुम भूख से मर जाओ। हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं मर जाऊं तो उनके हिस्से में ही तो आऊंगी, तो वो तुम्हें खा लेंगे। हाँ, एक बार फिर मैं हैरत का शिकार हो गया था। काफी देर तक मैं खामोश रहा। जाहिर है ये इनके असूल थे और वो इन्हें बेहतर समझते होंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा। गवाह, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें गोचा खिलाऊं। गोचा? उसने इस तरह कहा जैसे उसके मुंह में पानी भर आया हो। वो बेयकीनी के अंदाज में मुझे देख रही थी। हाँ आओ, मैंने फिर कहा और आगे बढ़ गया। वो चंद साथ इसी तरह खड़ी रही और फिर दौड़कर मेरे नजदीक पहुंच गई। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? उसने मेरे साथ चलते हुए कहा। हाँ, तुम चली आओ, मैंने जवाब दिया और वो खामोशी से मेरे साथ चलती रही। मैंने रफ्तार तेज रखी थी और दौड़ दौड़ कर वो मेरा साथ दे रही थी। फिर हम तूफा के मकान के नजदीक पहुंच गए। मुझे मालूम है तुम तूफा के साथ आ गए थे, उसने कहा। हाँ, अब तुम यहाँ रुको, मैं वापस आता हूँ, मैंने कहा, और फिर मैं तूफा के मकान में दाखिल हो गया। तूफा अंदर मौजूद नहीं था, अलबत्ता इंसानी गोश्त इसी तरह रखा हुआ था। मैंने एक बाजू उठाया और बाहर निकला। गो मेरे लिए ये बड़ी कराहत अमेज बात थी, लेकिन लड़की ने मेरे हाथ में इंसानी गोश्त देखा तो अपनी जगह से मेरी तरफ छलांग लगा दी। ओ, ये तुम मेरे लिए लाए हो ना? उसने कहा। हाँ, मैंने बाजू उसकी तरफ बढ़ा दिया। लड़की को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने बेयकीनी के अंदाज में हाथ आगे बढ़ाए थे, जैसे उसे शुबा हो कि मैं अचानक उसे धक्का देकर हंस पड़ूंगा और फिर चंद बोटियां उसकी तरफ फेंक कर बाकी गोश्त खुद चट कर जाऊंगा। लेकिन जब इंसानी बाजू उसके हाथ में पहुंच गया तो उसने हल्क से खुशी की किलकारी निकाली और फिर उसने वापस छलांग लगाई। अब वो किसी ऐसी बिल्ली की मानिद गोश्त उधेड़ रही थी जैसे उसे किसी सामने बैठी हुई बिल्ली से खतरा हो और वो जल्द अज जल्द सारा गोश्त हड़प कर जाना चाहती हो। मैं उसे देखता रहा। बड़ा गनहुना मंजर था। लड़की का सरापा देखा जाता तो उसमें चांदनी में वो काफी मुतासर करती थी, लेकिन उसके वहशियाना फितरत है वो पसंदीदा नहीं थे प्रोफेसर। और मैं खुद को एक नए तजर्बे के लिए तैयार कर रहा था, और मेरी जगह तुम्हारी मुहज्जब दुनिया का कोई इंसान होता तो शायद इस मंजर को देख कर ही भाग जाता। चांदनी रात, चारों तरफ वेरान पहाड़ियां बिखरी हुई और एक नंग धड़ंग लंबे स्याह बालों वाली दोशीजा बड़ी रगबत से एक इंसानी बाजू को भंबोड़ रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं उस मंजर का आदी हो गया और फिर वो शिकम शेर हो गई। अब उसके होंठों पर एक दोस्ताना मुस्कुराहट फैल गई। वो अपनी पतली सुर्ख जुबान से बार बार होंठ चाट रही थी। इंसानी बाजू में अब हड्डी के सिवा और कुछ नहीं रह गया था। इससे कबल मैंने इतना गोचा कभी नहीं खाया। उसने कहा, मिलता ही नहीं होगा। हाँ, दूसरे ले जाते हैं। अब क्या करोगी? वापस जाओगी? हाँ, उसने सुकून से जवाब दिया और मैंने सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचा। जो कुछ सोचकर मैं उसे यहाँ तक लाया था प्रोफेसर, इस पर अमल तो करना चाहता था और इन वैशियों के साथ किसी इखलाकी इक़दार का मुजाहरा अपनी हमाकत या बुज़दिल के सिवा और कुछ नहीं हो सकता था। और तुम जानते हो कि मैं इतना अहमक या बुज़दिल नहीं था। मैं लड़की पर छलांग लगाकर उसे दबोच लिया। एक लम्हे के लिए वो हैरान रह गई और फिर खौफ से चीखने लगी और जद्दोजहद करने लगी।
उसने अपने लंबे नाखूनों से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उसकी आंखों से बेपनाह हरास जाहिर हो रहा था, लेकिन फिर मेरी हरकत ने उसे कुछ सुकून बख्शा और आहिस्ता आहिस्ता वो मुतदिल होने लगी। अब उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे वो अपनी जिंदगी के अनजाने और अनोखे तजुर्बे से दो चार हो रही हो। और फिर इन आंखों से खुमार झांकने लगा और फिर वो नशे में डूब गई, गोया बाकी हालात में वो एक आम तो शीशा थी। वो मुस्कुराने लगी। मैं भी अब उसकी वहशत भूल गया था और दिलचस्प निगाहों से उसकी कैफियत का जायजा ले रहा था। गवाह, मैंने उसे मुखातिब किया। सोबो, उसके लहजे में मोहब्बत की शायरीनी टपक रही थी। क्या तुम मुझसे खौफजदा हो गई थी? हाँ, क्यों? क्या सोचा था तुमने? एक डराने वाली बात। उसे बात करना भी आ गया था। मुझे बताओ। मेरा ख्याल था कि तुम मुझे गोचा खिलाकर शिकार करना चाहते हो। अब तुम मुझे हलाक कर दोगे और इसके बाद मुझे तोहफा के खाते में ले जाओगे। किसी को मेरे बारे में पता नहीं चलेगा और तुम आराम से मुझे खा जाओगे। उसने जवाब दिया और मुझे हंसी आ गई। तो तुम इसलिए चीख रही थी? हाँ, और अब तो न जाने क्या हो गया, न जाने क्या हो गया। तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। ताजदारी की रात की कहानियां मैंने सुनी हैं और इनकी कहानियों में जो कुछ होता है मुझे सब कुछ वही लग रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम खौफजदा नहीं हो? नहीं। अच्छा, इसने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया था? कुछ नहीं, बस यही कि तुम सोबो हो। वो तो खुद तुम्हें शिकार करना चाहती थी, लेकिन फिर लाफा भूखी थी और अश ने तुम्हें उसे दे दिया, लेकिन तुमने इन दोनों को ठीक कर दिया। ओह, काफी मालूमात है, मैंने कहा। हाँ, वो मुस्कुरा दिया और फिर मैंने दोबारा उसे आगोश में ले लिया। फिर सुबह की रोशनी फूटी, तब ही वो जाने के लिए तैयार हुई। नोखेज वैशी दुशीजा निढाल नजर आ रही थी। इन जज्बात के इजहार के लिए उसके पास अल्फाज नहीं थे जो उसके सीने में मौजन थे। बहरहाल वो ठिठकती हुई वापस चली गई। कई बार उसने मुड़ मुड़ कर मुझे देखा था। मैं भी उससे कोई वादा नहीं लेना चाहता था और फिर मैं तो तूफा के गार में वापस पहुंच गया। थोड़ी देर सोचता रहा और फिर एक जगह लेट कर आंखें बंद कर ली। मुझ पर गनूदगी तारी हो गई थी। दिन का न जाने कौन सा पहर था कि मैं जाग गया। मेरे बदन पर ज़रबें पड़ रही थीं और शायद इसी वजह से मैं जागा था। मैंने आंखें खोलकर देखा तो तूफा मुझे गुस्से के आलम में ठोकरें मार रहा था और साथ ही साथ चीखता भी जा रहा था। मुझे ताज्जुब हुआ, जिस तरह उछल उछल कर वो मुझे लाते मार रहा था, इस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इत्मीनान से उसकी एक टांग पकड़ कर घसीट ली। तूफा के हल्क से बेख्तियार चीख निकल गई थी। वो बुरी तरह गिरा था। तब मैंने उठकर उसे दबोच लिया। तूफा की मजाल थी कि मेरे पंजे से निकल जाता, हालांकि वो काफी जद्दोजहद कर रहा था और फिर मेरे एक जोरदार थप्पड़ ने ही उसके हवास बहाल कर दिए। इस थप्पड़ ने उसकी आंखें खोल दी थी और उससे सूरत-ए-हाल की नजाकत का एहसास दिला दिया था। क्या हाथी का गोश्त पागल कर देता है? मैंने सर लहजे में कहा। क्या बकवास कर रहे हो? वो गुर्राया। तुम क्यों पागल हो गए हो? मैंने पूछा। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है, उसने कहा। किस पर? तुम पर? सब पर? वो बोला और मैं उसे घूरने लगा। अगर मैं तुम्हारे सर पर एक घोंसा रसीद कर दूं तो इससे गुस्सा और भेजा दोनों चीजें बाहर निकल पड़ेंगी, इसलिए हवास में आ जाओ, वरना। वो मुझे कीना तो उस निगाहों से घूरने लगा, फिर बोला, मुझे छोड़ दो वरना। वरना क्या? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। कुछ भी नहीं, बस छोड़ दो। तुम अपनी वो कुव्वतें मेरे ऊपर नहीं आजमाओगे जिनके जरिए तुमने इन लोगों को बेवकूफ बना रखा है। वो खुद बेवकूफ है, मैंने नहीं बना रखा, मगर तुम मुझे छोड़ दो तो सही। पहले तुम ये बताओ तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा था? कुछ नहीं बताऊंगा, समझे? उसने कहा और मैंने उसके बदन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। मैं बेतदरीज उसे दबाता जा रहा था। जहां तक उसकी कुव्वत बर्दाश्त साथ देती रही वो खामोश रहा। फिर करीहा अंदाज में चीख पड़ा, छोड़ो, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। काली दलदल के सांप, छोड़ दो मुझे, तुझे पानी कर देने वाले डसे। कुछ भी हो, मैं इसी तरह तुम्हारी पसलियां तोड़ दूंगा। अरे तेरा गोचा खाऊं, छोड़ दे मुझे। जब तक तुम अपने गुस्से के बारे में नहीं बताओगे नहीं छोड़ूंगा। कैसे बताऊं? मरा तो जा रहा हूं। तो मुझे छोड़ दे, वादा कर रहा हूं, बता दूंगा। हाँ अब ठीक है, चलो बताओ, वरना इस बार नहीं छोड़ूंगा। तू सिंघाना की तरह ताकतवर है, बल्कि इससे भी ज्यादा। वरना वो गहरी सांस लेकर बोला। वरना क्या? मैंने पूछा। बस्ती वालों को मैंने अपनी कुव्वत से ज़ेर किया है। बस्ती का सबसे कवी हैकल जानवर भी मेरा शिकार नहीं कर सकता। मैंने एक एक को आजमाया। मैंने बस्ती के ताकतवर जवानों को दावत दी कि मुझे हलाक कर दें और मेरा गोचा खा लें, लेकिन फिर हुआ यूं कि मैंने उन्हें ही खा लिया। यूं अपनी ताकत पर नाज़ां कई जवान मेरे पेट में पहुंच गए। लेकिन तुम सिंघाना से ज्यादा ताकतवर हो। तुमने अपने गुस्से की वजह नहीं बताई। अब तो बेकार है, अब तो बेकार, सब बेकार है। क्या मतलब? मैंने दोनों हाथ फैलाए और एकदम पीछे सरकाया। नहीं, तुम नहीं समझे। मेरा मतलब है अब तो गुस्सा बेकार है। दूसरी सूरत में भी तुम पर काबू नहीं पा सकता था, बल्कि मुमकिन है तुम खुद मुझे शिकार कर लेती। मेरी समझ में अब भी नहीं आया। मैंने गुर्राते हुए कहा, और तुम क्या समझते हो? क्या मैं तुम्हें इसलिए बुलाकर यहाँ लाया था कि तुम्हारी इबादत करूं, तुम्हें खिला पिला कर मोटा करूं? तूफा ने झल्लाए हुए अंदाज में कहा। फिर किस लिए लाए थे मेरी जान? बस्ती के लोग तुमसे खौफसदा थे। वो कभी तुम्हारे शिकार न करते, लेकिन मैं तुमसे खौफसदा नहीं था। मैंने तुम्हें खाने का इरादा किया था। मैंने सोचा था कि चंद रोज तुम्हें आराम से रखूंगा और उसके बाद किसी रात खामोशी से उसने मस्त अंदाज में कहा, खूब, मगर अब क्या हो गया प्यारे तूफा?
बस्ती के गधों ने जल्दबाजी की। इन्होंने शाहोगा को सिंघाना की मौत का पैगाम भिजवा दिया और पूरी तफसील भी पहुंचा दी। ओह, मैंने गहरी सांस ली। तुम्हें कैसे मालूम? इन्हीं से खबर मिली है। इन्होंने दुआ से पहले ही लोगों को पहाड़ियों की मलका की तरफ दौड़ा दिया है और अब वो घोड़े आएंगे और तुम्हारे बदन से रस्सियां कसकर तुम्हें मलका शाहोगा के पास ले जाएंगे और फिर तुम उसकी मलकियत होगे। वो तुम्हारे साथ अपनी मर्जी के मुताबिक सलूक करेगी और अगर उसके आदमियों के पहुंचने से कबल तुमने मुझे खा लिया तो इसके आदमी मेरा पेट चाक करके तुम्हें निकाल लेंगे और फिर मेरी बोटियां तकसीम कर लेंगे। तूफा ने जवाब दिया और मुझे हंसी आ गई। अब तो मजबूरी है, मैंने कहा। पहले भी मजबूरी थी, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो और मेरा ख्याल है कि एक बार में तुम हलाक भी नहीं हो सकते थे। ये भी ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त तूफा, अब मैंने भी एक इरादा कर लिया है। क्या? तूफा ने मुझे घूरते हुए कहा। मुझे शिकार करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खत्म करके रख दूंगा। 2-3 दिन चल जाओगे, इसके बाद देखा जाएगा। ओह, तूफा के चेहरे पर मुर्दनी छा गई। उसने खौफजदा निगाहों से मुझे देखा और फिर पलट कर पीछे देखने लगा। मेरा ख्याल है अभी तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। अभी तो अपनी दानिश में उसने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मेरे हल्क से बेशुमार कह के फूट पड़े। तूफा उछल कर भागा था और इस रफ्तार से भागा था कि हैरत होती थी। मैंने बाहर निकल कर देखा, वो बहुत दूर एक नुक्ते की शक्ल में नजर आ रहा था। मैं देर तक हंसता रहा, फिर थोड़ी देर के बाद मैं अंदर वापस आ गया। अगर तूफा खौफजदा हो गया है तो दोबारा इधर का रुख नहीं करेगा और मुझे तनहा ही यहाँ रहना होगा। चाहोगा कि हर कारों का इंतजार तो करना ही होगा मुझे, लेकिन शिकार की जरूरत थी। कुछ खाने को दिल चाह रहा था, चुनाचे मैं शिकार की तलाश में चल पड़ा और बस्ती के लोगों की निगाहों से बचता हुआ जंगलों में निकल आया। और यहाँ शिकार की कोई कमी नहीं थी और ना ही इस इलाके के जानवरों को मेरे जैसा अनोखा शिकारी मिला होगा। चुनाचे एक खूबसूरत पहाड़ी बकरा मैंने शिकार किया और फिर वहीं इसकी खाल खींच ली। फिर लकड़ियां जमा करके इनका एक गट्ठर बनाया और वापस तूफा के गार की तरफ चल पड़ा। अब यहाँ सिर्फ मेरी हुक्मरानी थी। चुनाचे इस बदबूदार गार के बजाय मैंने एक खुली जगह पसंद की। खाल उतारे बकरे को मैंने एक चट्टान पर रख दिया और चकमाक से आग रोशन करने लगा। थोड़ी देर के बाद आग के शोले बुलंद होने लगे और फिर मैंने लकड़ी की टिकटिकी में बकरा टांग दिया। गोश्त भुनने की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। मैं आग से कुछ फासले पर एक चट्टान से टेक लगाकर बैठ गया। रात हो गई थी और चारों तरफ तारीकी फैल रही थी। फिर मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा। तूफा ने यहाँ आने की जुर्रत किस तरह की थी? लेकिन फिर मैंने गवा को देखा। पिछली रात वाली लड़की जो आग को खौफजदा निगाहों से देखती, इससे बचती आगे बढ़ रही थी। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। गवा किस चक्कर में आई थी, गोश्त के या मेरे? गवा, मैंने उसे आवाज दी और वो उछल पड़ी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और तेजी से मेरे नजदीक पहुंच गई। ओह सोबो, उसने मेरे नजदीक आकर कहा। उसके लहजे में प्यार था। गोचा चाहिए गवा? मैंने पूछा। नहीं सोबो, मैं तेरी तलाश में आई थी। क्यों? मैं आज भी तेरे पास रहूंगी। मैं पहले भी तेरे पास आना चाहती थी, लेकिन तूफा से डर लगता है। अब तूफा सोतार के घर आराम कर रहा है। मैंने उसे देखा तो तेजी से दौड़ती हुई यहाँ चली आई। गवा ने जवाब दिया। तब आ बैठ जा। मैंने उसे खींच कर करीब बिठा लिया। गवा के इस वक्त आने से मुझे काफी खुशी हुई थी, वरना तनहा वक्त काफी बेजार कुन था। गवा बैठ गई, लेकिन वो अब भी आग की तरफ सहमी हुई निगाहों से देख रही थी। काफी अच्छी लग रही थी। ये उसने बिला आखिर हकलाते हुए अंदाज में कहा। आग है, मैं जानता हूँ तुम लोग आग से डरते हो। हाँ, ये सिंघाना की दोस्त है। ये मेरी भी दोस्त है। मैं इसे छू सकता हूँ, इसमें सो सकता हूँ। मगर ये बू कैसी है? आग कैसी अनोखी है, कितनी खुशगवार। आज तुमने कुछ खाया? मैंने पूछा। नहीं, मगर मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आई। मैं जानती हूँ कल तोहफा गोचा लाया था, अब तो वो खत्म हो गया होगा। अगर होता भी तो मैं उसके लिए नहीं आई थी। कोई बात नहीं है, आज मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगा, मैंने कहा। और फिर मैं बकरे की तरफ मुतवज्जा हो गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक अब वो भुन चुका था। चुनाचे मैंने उसे आग से उतार दिया और फिर उसके ठंडा होने का इंतजार करने लगा। लड़की इस सारी कार्रवाई को ताज्जुब की निगाहों से देख रही थी। फिर मैंने बकरे की रान उखाड़ कर उसकी तरफ बढ़ा दी और गवा खौफजदा अंदाज में पीछे हटकी। लो, इसे खा लो। ये क्या है? उसने पूछा। शिकार, लेकिन ये आग है ना? खाकर तो देखो गवा, बाद में बात करना, मैंने कहा। और गवा ने हाथ बढ़ाकर रान ले ली। फिर वो नीम गर्म गोश्त को दांतों से उधेड़ने लगी। यकीनन इसके लिए नई चीज थी। इब्तिदा में वो झिझकती, लेकिन फिर मुंह भर भर कर खाने लगी। उसकी आंखों में पसंदीदगी के तासुरात उभर आए थे। फिर उसने पूरी रान साफ कर दी। और लो, मैंने कहा, और वो नदीदे अंदाज में हंसने लगी। फिर उसने गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा उखाड़ लिया और थोड़ी देर में हम दोनों मिलकर पूरा बकरा चट कर गए। गवा का पेट भी खूब भर गया था। कैसा शिकार था गवा? मैंने पूछा। मैंने इसे कबल नहीं खाया और किसी ने नहीं खाया होगा। तुम्हें पसंद आया? बहुत। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम रोज आया करो, मैं तुम्हारे लिए शिकार तैयार रखूंगा। तो तुम चले भी जाओगे? हाँ, सुना है तुम्हारी बस्ती के लोग मलका शाहोगा को मेरे बारे में इत्तला देने गए हैं। ओह हाँ, वो गए हैं। तो फिर जाहिर है मलका शाहोगा अपने आदमियों को मुझे गिरफ्तार करने के लिए भेजेगी। हाँ, और वो तुम्हें ले जाएंगे।
गवा परेशानी से बोली, तुम नहीं चाहती कि वो मुझे ले जाए? नहीं, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? तुम जंगलों में छुप जाओ, अंदर तक चले जाओ, वहां क्या होगा कि आदमी नहीं जाएंगे, लेकिन तुम जंगल की खौफनाक बलाओं से तो बच सकते हो ना। पर देखा जाएगा गवा, छोड़ो इन बातों को। जब मैं जंगल की बलाओं से बच सकता हूँ तो क्या होगा कि आदमियों से भी बच सकता हूँ। और गवा खामोश हो गई और उसके बाद जज्बात बोलने लगे। वैसी लड़की शिकम शेर थी, खुश थी और चांद निकल आया था। चांद बजाते खुद सरमस्तियों का राहबर होता है। चुनाचे हम उसकी राहबरी में जज्बात का सफर करने लगे और फिर चांद के सफर के इख्तिताम पर ही सरमस्तियों की मंजिल आ गई। बस अब जाऊं? उसने पूछा। जाओ, लेकिन रात को आओगी? हाँ, दिन के खाने के लिए तुम ये बाकी गोश्त ले जा सकती हो। मैंने गोश्त की तरफ इशारा किया और गवा तकल्लुफ करने लगी, लेकिन मैंने जबरदस्ती गोश्त उसे दे दिया। वो चली गई और एक तनहा दिन रफ्ता रफ्ता गुजरने लगा। मैंने सोचा था दूसरे दोपहर ढले शिकार की तलाश में निकलूंगा। यहाँ शिकार की कमी नहीं थी, जब चाहो हासिल कर लो, कोई खास तगोदो नहीं करना पड़ती थी।